नमो रुद्रांश। मैं ज्योतिष विज्ञ आर.के. मिश्र आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, पिछले वीडियो के माध्यम से कई प्रकार के ज्योतिषीय महासूत्र से संदर्भित मामलों को लेकर के आप सबों के समक्ष चर्चाएं की। आज एक और ज्योतिषीय महासूत्र के बारे में जो भावों के आधार पर बनने वाले योग को निर्दिष्ट करते हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। किंतु इन महासूत्रों को ग्रहों के भी आधार पर देखना बनता है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी भाव के स्वामी किसी भी भाव में यदि वे उच्च के हो जाते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं, वहीं पर नीच के हो जाते हैं तो वे बुरे परिणाम देते हैं, या फिर शत्रु राशि में होकर के बैठे हुए हो तो वहाँ पर भी बुरे परिणामों की प्राप्ति होती है, या फिर अस्त होकर के बैठे हुए हो तो वहाँ पर भी जो है सो फलों में कमियां देखने को मिलती हैं। इस बात को आप सभी जानते हैं। किंतु वहीं पर अच्छी स्थितियों में मित्र राशि के स्वामी वाले राशि में बैठे हुए हों, मित्र ग्रह के राशि वाले राशि में बैठे हुए हों, या फिर अपने से त्रिकोण भाव में बैठे हुए तो वहाँ पर अच्छे फल देने के लिए मिलते हैं। किंतु आज जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ इसे आप सामान्य तौर पर लें, किंतु इसका फल बहुत ही बृहद तौर पर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठे हुए हो, उसकी स्थिति जैसी भी उच्च के हो, मित्र राशि के हो, या फिर नीच के हो, या फिर पाप प्रभाव में हो, उस भाव में उस ग्रह की स्थिति सभी 12 भावों पर अपना एक प्रभाव छोड़ते हैं। किंतु इन सभी 12 भावों में से सबसे जो नजदीकी संबंध होता है उसमें से यदि किसी दो ग्रहों के संबंध युति संबंध हो जाए तो वे और प्रभावी तौर पर प्रभावशील होते हुए दिखते हैं और उससे संबंधित मामलों में परिणामों की पुष्टि और भी प्रभावशील तरीके से देखने को मिलती है। इसी युति संदर्भित मामलों में एक स्टेप आगे लेकर के जा रहा हूं, इसे ध्यान से समझे। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने द्विद्वादश सिद्धांत के बारे में आप सबों के समक्ष सांकेतिक रूप से व्याख्याएं की थे। ये द्विद्वादश सिद्धांत कोई साधारण सिद्धांत नहीं है, ये असाधारण सिद्धांत है। इसी को सूक्ष्म रूप से आज हम जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि किसी एक भाव में दो ग्रहों की युति हो जाए तो उन युति से संबंधित मामलों में फलों की प्राप्ति हेतु अच्छे या बुरे परिणाम निर्धारित हो जाते हैं। किंतु मैं आज आपको कह रहा हूं, किसी भी भाव के स्वामी ग्रह किसी भी भाव में हो, उससे दूसरे भाव में यदि कोई ग्रह हो और उसी ग्रह से द्वादश भाव 12वें भाव में यदि कोई ग्रह हो तो ये द्विद्वादश योग सिद्धांत के फल को निर्दिष्ट करते हैं। किंतु साथ ही जो दो ग्रह एक राशि में एक साथ आकर के बैठे हुए हों, याद रखें, कोई भी दो ग्रह एक राशि में एक साथ आकर के बैठे हुए हैं तो इसे युति संबंध कहा जाता है, इसे योग कहा जाता है। दो ग्रहों के योग की पुष्टि होती है। किंतु यही योग की पुष्टि किसी भी ग्रह से कोई भी ग्रह दूसरे भाव में हो और उससे 12वें भाव में हो, ऐसे में भी युतियां हो जाती हैं, भाव के भी आधार पर और ग्रहों के भी आधार पर। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न के लग्नेश चंद्रमा है। उनकी स्थिति एकादश भाव में उच्च के राशि में अर्थात पिछकर राशि में है, अर्थात लग्नेश की स्थिति अच्छी हो गई। वहीं पर सप्तम भाव के स्वामी ठीक उसके सामने और अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव,
वे मौजूद हो जाते हैं दशम भाव में या फिर द्वादश भाव में। मान लीजिए सप्तम भाव और अष्टम भाव मारक भाव है, ये बात आप सभी जानते हैं। सप्तम भाव प्रबल मारक है, शत्रु के जैसे बिहेव करते हैं। नैसर्गिक रूप से यदि देखें तो शनिदेव रोग के भी कारक हैं, जीवन में शिथिलता के कारक हैं। वहीं पर चंद्रमा चंचलता और तीव्रता के कारक हैं। वहीं पर यदि देखें तो आपको दशम भाव में यदि शनि उपस्थित हो जाए या फिर द्वादश भाव में शनि चले जाए, इन दोनों स्थिति में शनि की ढैया वाली याद है ना, एक भाव पहले और एक भाव बाद, शनि की ढैया वाले भी सिद्धांत है यहाँ पे। तो वही प्रभाव उसे भी आप लागू कर सकते हैं, किंतु ये भाव के आधार पर जो मैं बताने के लिए जा रहा हूं वो ढैया सिद्धांत को वो मैंने छोड़ दिया है, उसे आप इग्नोर कर दे। उसके पश्चात यदि आप देखें तो यदि द्वादश भाव में अर्थात सप्तम भाव के स्वामी द्वादश भाव में चले जाते हैं कर्क लग्न की कुंडली में, वहां पर, और दशम भाव में अर्थात सप्तम भाव के या अष्टम भाव के स्वामी अपने से तीसरे और सप्तम भाव के स्वामी अपने से चौथे, ठीक है। और अष्टम भाव के स्वामी यदि द्वादश भाव में चले गए शनिदेव तो अपने से पंचम, और सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव जो द्वादश भाव में चले गए तो अपने से छठे भाव में चले गए। तो ऐसे में चंद्रमा जो उच्च का एकादश भाव में जो बैठा हुआ है उसके साथ युति संबंध बन जाता है। ये सूक्ष्म स्तर पर बनने वाले युतियां हैं जिसके प्रभाव हमें दिखते हैं। ये भी आंशिक विषयोग के प्रभाव को निर्दिष्ट करते हैं। ये जो मैंने आपको जो बताया था द्विद्वादश सिद्धांत, ये उसी योग सिद्धांत का सूक्ष्म स्तर पर किए जाने वाले विश्लेषण हेतु ये ज्योतिषीय महासूत्र है। और हमारे महर्षियों जो कि दिव्य दृष्टा थे, उन्होंने इस बात को जो है सो जाना और उन्होंने शायद इसी स्थितियों को देखते हुए शुभ कर्तरी योग और पाप कर्तरी योग, शनि की ढैया जैसे योग और दुर्योग के बारे में चर्चाएं की। और ये तो जो है सो आपको मैंने बुरे परिणामों की पुष्टि की, किंतु यही अगर गुरु की स्थिति हो जाए, गुरु नवम भाव के स्वामी होते हैं, छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, दशम भाव में गुरु की स्थिति हो तो, और यहीं पर या फिर यहीं पर गुरुदेव की स्थिति दूसरे भाव में हो, तो कर्क लग्न चंद्रमा उच्च के हो करके यहाँ पर एकादश भाव में बैठे हुए हैं और गुरुदेव द्वादश भाव में अपने से चौथे स्थान में, और या फिर अपने से दूसरे स्थान दशम भाव में हो, तो ऐसे में शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं। ऐसे में गज केसरी योग वाले आंशिक रूप से देखने को मिलते हैं। गुरु की शुभता चंद्रमा को बल दे देता है, चंद्रमा को मजबूती के साथ खड़ा रखने में मदद करता है। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। आशा है कि आज का ये ज्योतिषीय महासूत्र आप सबों को बेहद ही पसंद आया होगा। अतः पुनरागमन तक के लिए आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों को मेरा नमस्कार।